बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिसिटी में केंद्रीय बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है। विभिन्न प्रकार के पब्लिसिटी करने के माध्यम जैसे कि किताबें, जर्नल, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़लेटर्स, ये सब में वो पब्लिसाइज करता है कि यह बैंक जो है अत्यधिक यह व्यावसायिक बैंक अत्यधिक जो है साख का सृजन कर रहा है, इनकी सीमाएं बढ़ गई हैं। व्यावसायिक बैंकों को अपनी सीमा के अंतर्गत रह के ही साख का सृजन करना चाहिए। इस प्रकार से वो पब्लिसिटी के जितने भी माध्यम हैं, जितने भी पब्लिक न्यूज़ हैं या जितने भी मैगज़ीन, उसके ज़रिए व्यावसायिक बैंकों को ये चिताता है, ये चेतावनी देता है कि आप अपने साख के सृजन करने को सीमित रखें, ताकि ये अत्यधिक जो है मुद्रा का प्रसार ना कर दे देश की अर्थव्यवस्था में। और अगर ऐसा होगा तो हम इसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसको भी वो लिखता है इसमें। तो ये चैप्टर इस तरीके से ख़त्म होता है और आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अर्थ एवं संगठक, मीनिंग एंड कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्य जो इसके टॉपिक्स हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे व्यापार शेष के प्रकार, भुगतान शेष के प्रकार एवं भारत का भुगतान शेष एवं उसकी अवस्थाएं। अब सर्वप्रथम हमें तो ये जानना है कि व्यापार शेष होता क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। तो व्यापार शेष का तात्पर्य होता है वह दृश्य मद जिसके निर्यात मूल्य तथा आयात मूल्य में अंतर होता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि व्यापार शेष के अंतर्गत उन सारे दृश्य मद सम्मिलित होते हैं जिसमें कि किए जाते हैं, जैसे कि सेवाओं के मूल्य, बीमा, बैंकिंग, ब्याज, लाभांश, पर्यटक आदि इसमें शामिल नहीं होते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए दृश्य मद लिखा हुआ है। दृश्य मद कहा गया है। दृश्य मद का मतलब है जिसे हम देख सकते हैं, और ये सारी सेवाएं जैसे कि बैंकिंग, बीमा, ब्याज, लाभांश, ये सारी सेवाएं हैं जिसे हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे वस्तुओं के बारे में ये बात कर रहा है, वस्तुओं का आयात निर्यात के बीच में जो अंतर होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, उसको हम लोग विजिबल आइटम्स बोलते हैं, दृश्य मद बोलते हैं। उस अंतर को ही हम लोग व्यापार शेष कहते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि व्यापार शेष खाते में गैर साधन सेवाएं को नहीं लिया जाता है या इसके अंतर्गत नॉन फैक्टर सर्विसेज को नहीं लिया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यापार शेष जो होता है दृश्य मदों का निर्यात माइनस दृश्य मदों का आयात होता है। व्यापार शेष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यापार शेष 3 प्रकार के होते हैं: अनुकूल व्यापार शेष, प्रतिकूल व्यापार शेष और संतुलित व्यापार शेष। अनुकूल व्यापार शेष क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जब निर्यात और आयात को जब हम तुलना करते हैं तो निर्यात आयात से अधिक होता है, तो इसे हम अनुकूल व्यापार शेष कहते हैं या फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। अब देखो ये देश के लिए अच्छा है या बुरा है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, निर्यात और आयात मीन्स मंगाना, इंपोर्ट करना, निर्यात में बेचना। अब देखो निर्यात अगर कोई देश किसी चीज़ का ज़्यादा करता है, किसी वस्तु को वो दूसरे देश में ज़्यादा बेचता है, जैसे चाइना हमारे देश में बेचता है, तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में बेचता है तो हम उसे खरीदते हैं। तो यह जो हमारी आय से वो पैसा माइनस हो जा रहा है, हमारी राष्ट्रीय आय से वो पैसा माइनस हो जा रहा है और जुड़ किस में रहा है? चाइना की राष्ट्रीय आय में। ठीक है, ये कब हो रहा है? जब हम चाइना की वस्तुओं को खरीद रहे हैं, तो ये आयात हुआ, मंगा रहे हैं चाइना से, तो ये आयात हुआ। उसी प्रकार अगर चाइना हमारी वस्तुओं को खरीदता तो चाइना के लोग हमारी वस्तुओं को खरीदते और वो चाइनीज़ नेशनल इनकम से, उसकी राष्ट्रीय आय से माइनस होता और हमारी राष्ट्रीय आय में जुड़ता, तो हमारे देश के लिए ये एक आय का स्रोत बनता। लेकिन
अगर इसका हमारा जो एक्सपोर्ट है वो अधिक है, इसका मतलब हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम दूसरे देश में उसको बेच रहे हैं, दूसरे देश में उसको बेच रहे हैं तो अगला खरीद रहा है तो उसकी आय से वो माइनस हो रहा है और मेरी राष्ट्रीय आय में वो जुड़ रहा है। तो एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट कम है, निर्यात ज़्यादा है और आयात कम है, तो ये फेवरेबल, ये अनुकूल व्यापार शेष है, हमारी देश की राष्ट्रीय आय को ये बढ़ा रहा है। इसके विपरीत अगर आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो, जैसा कि हमारा संबंध चाइना के साथ है, हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट मंगाते ज़्यादा हैं और चाइना को सामान बेचते कम है, भेजते कम है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि हमारा प्रतिकूल व्यापार शेष हो जाता है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय आय से बहुत बड़ा जो मात्रा है वो घट रहा है और वो राष्ट्रीय आय किसके राष्ट्रीय आय में जुड़ रहा है, वो मात्रा जाके चाइना के राष्ट्रीय आय में जुड़ रहा है। तो ये हमारे लिए, ये हमारे देश के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हम वस्तुएं मंगाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर किसी देश से ऐसा व्यापार करें, अब यहाँ पर ये भी मत है, दो चीज़ है, तो फिनिश गुड या बनी हुई वस्तुओं को अगर हम मंगा रहे हैं और उसका उपभोग कर रहे हैं, जैसे लग्जरी सामान मंगा रहे हैं, ब्यूटी का सामान मंगा रहे हैं या कुछ ऐसा सामान मंगा रहे हैं जिससे कि देश में उसका कल्याण नहीं बढ़ेगा, तो उस स्थिति में अगर हमारा प्रतिकूल व्यापार शेष होगा तो ये देश के लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर हम दूसरे देश से कच्चा माल मंगाएंगे, मशीन मंगाएंगे, टेक्नोलॉजी मंगाएंगे या ह्यूमन रिसोर्स मंगाएंगे और उस अवस्था में अगर हमारा प्रतिकूल व्यापार शेष होगा तो वो देश के लाभदायक होगा, क्योंकि वो हमारा देश का इनपुट बनेगा, ना कि हमारा देश का वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर हम अनुकूल व्यापार शेष में हम निर्यात कर रहे हैं, बनी हुई वस्तुओं का हम निर्यात कर रहे हैं और बाहर से हम ऐसी वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अनुकूल होके हमारे देश के लिए सिर्फ आय का ही सृजन करेगा ये, लेकिन ये प्रतिकूल होके हमारे देश के लिए आय का ही नहीं और भी बहुत चीज़ों का सृजन करेगा। जैसे कि हम कच्चा माल मंगाएंगे तो हमारे देश में ये रोज़गार का भी सृजन करेगा, हमारी अर्थव्यवस्था को कई गुना बढ़ाएगा। तो प्रतिकूल, कितना प्रतिकूल होना, सिर्फ टेक्निकली ये प्रतिकूल है, लेकिन कभी कभी वस्तुओं के नेचर, उसकी प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है कि वास्तविक रूप से वो देश के लिए प्रतिकूल है या नहीं है। इसके बाद है संतुलित व्यापार शेष, जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात की जो मात्राएं हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हम जो उनको निर्यात करते हैं उतना ही मौद्रिक मान का हम आयात भी करते हैं, तो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो संतुलित व्यापार शेष जो है एक अवस्था का नाम है जो कि हमेशा नहीं रहता है, कुछ क्षण तक रहता है। व्यापार शेष की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? आयात एवं निर्यात व्यापार शेष के मुख्य घटक होते हैं। व्यापार शेष की गणना जब हम लोग करते हैं तो केवल मूर्त व दृश्यमान वस्तुओं को ही शामिल करते हैं, यह व्यापार शेष में होता है। व्यापार शेष में गैर साधन सेवाओं का मूल्य तथा अमूर्त वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। निर्यात या आयात का जब हम लोग जब इसमें यहाँ लेखा जोखा करते हैं तो आधिक्य अनुकूल व्यापार शेष कहलाता है। आयात का निर्यात पर आधिक्य जब होता है, मतलब निर्यात का आयात पर आधिक्य मतलब आपका अनुकूल व्यापार शेष, आयात का निर्यात पर आधिक्य इसका मतलब आपका प्रतिकूल व्यापार शेष, और आयात और निर्यात आपस में बराबर है तो ये है संतुलित व्यापार शेष। और भुगतान शेष की गणना का ये बहुत बड़ा व्यापार शेष जो है भुगतान शेष का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, पहला इकाई होता है, और यह भुगतान शेष में बहुत बड़ा योगदान भी देता है। अब तुम सोचोगे कि भुगतान शेष क्या होता है, तो भुगतान शेष होता है देश का बैलेंस शीट, किसी देश का अर्थव्यवस्था का बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एक इकाई होती है व्यापार शेष और भी इकाई होती है जिसे हम लोग अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।